नमस्कार वॉइस नेक्सस में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज सुनिए कहानी जिसका शीर्षक है वृंदा। बस 19 साल की थी वृंदा, लंबी, छरहरी, सुंदर। अनंत शुक्ला जी ने उसे अपनी भांजी की शादी में देखा और बस वो भाग गई उन्हें अपने मंझले बेटे राजीव के लिए। फिर क्या, जिनके घर विवाह में आए थे उन्हीं से वृंदा के घर परिवार का पता ठिकाना पूछकर एक दिन सुबह सुबह अपनी बड़ी सी गाड़ी में जा पहुंचे। नमस्कार तिवारी जी, मैं अनंत शुक्ला कानपुर से आया हूँ। मेरी बहन की बेटी की शादी में आप सबका परिचय मिला था। आपकी आज्ञा हो तो अंदर आ जाऊं। पांडित्य कर्म करने वाले सीधे साधे तिवारी जी हाथ में खुरपी लिए किन कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। एक तो पहले ही इतनी बड़ी गाड़ी अपने जीर्ण शीर्ण दरवाजे पर देखकर हतप्रभ थे। उस पर शुक्ला जी इतने वाचाल कि सामने वाले को बोलने का मौका ही न देते। खैर, तिवारी जी हाथ की खुरपी वहीं क्यारी में छोड़कर जल्दी से उल्टा पुल्टा हाथ धोकर नमस्कार की मुद्रा में आ खड़े हुए शुक्ला जी के सम्मुख। फिर परिचय का आदान प्रदान हुआ और आने का औचित्य सुनकर तो तिवारी परिवार अपनी औकात से बढ़कर स्वागत सत्कार में जुट गया। अरे भाई, घर बैठे बड़ी बिटिया के लिए इतना सुंदर संबंध आया था, कोई मामूली बात थोड़ी न थी। कानपुर शहर की सबसे बड़ी कपड़ा मिल के मालिक, शहर के मेयर अनंत शुक्ला साथ ही जिन्हें समाज सेवक और नेता बनने का शौक हो, शहर का बच्चा बच्चा जानता था उनको। कानपुर के सबसे पाए नशा इलाके सिविल लाइंस में भव्य महल जैसा घर था शुक्ला जी का। और साथ ही हाथ की रेखाएं और चेहरा देखकर पूरी जन्म कुंडली बांचने का कौशल भी। रिश्ता पक्का करने का ठान कर आए थे कि कुछ भी हो जाए तिवारी जी के घर से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। फिर क्या था, तिवारी जी ने भी तुरंत पंचांग और कुंडली देख के बताया कि रिश्ता तय करने का आज अभी सबसे शुभ मुहूर्त है। वैसे ये सब शुक्ला जी पहले ही विचार चुके थे, तभी तो आज का दिन चुना था। बस तुरंत ही वहीं बगीचे से फूल, तुलसी और कुश लेकर 1000 रुपए रख वृंदा के आंचल में डाल सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया और बोले, तिवारी जी मेरा बस चले तो वृंदा बिटिया को अभी अपने साथ लेता जाऊं, पर मेरा इतना उतावला होना ठीक नहीं है। फिर ड्राइवर को गाड़ी से कैमरा लाने का आदेश देकर बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो आप सबकी और वृंदा बिटिया की कुछ तस्वीरें ले लूं। और फटाफट उस वक्त से सबसे लेटेस्ट मॉडल वाले याशिका कैमरे की पूरी रील ही खींच डाली। कानपुर पहुंचकर अति उत्साह में लपकते हुए पत्नी और बड़े बहू बेटे के पास पहुंचकर बोले, आपके लिए एक खुशखबरी है शुक्लाइन। अनंत जब बहुत खुश होते तो कल्याणी को शुक्लाइन कहकर बुलाते थे। मतलब सच में कोई बहुत बड़ी ही बात होगी। और शुक्ला जी अपनी ही रौ में लगे बखान करने वृंदा का। इतनी सुंदर, इतनी सुशील, मेधावी, इतनी गुणी, आप देखेंगी तो चकित रह जाएंगी। कितना तेज है उस बच्ची के मुख पर, आंखें ऐसी जैसे अभी बोल पड़ेंगी। कल्याणी के लिए सच में ये एक बहुत बड़ी और चकित कर देने वाली खबर थी। बड़ी बहू रीना के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया एक क्षण को। कल्याणी बार बार बड़ी बहू का चेहरा देखे जा रही थी। उन्हें तो अपने दुलारे राजा उर्फ राजीव के लिए बड़ी बहू रीना की आधुनिक रंग में रंगी, मतलब मॉडर्न छोटी बहन शैली बहुत पसंद थी। वो दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए कर रही थी। दबे दबे शब्दों में वो रीना से कई बार इस बारे में बात भी कर चुकी थी। अब यह पता नहीं किस देहातन और देहाती पंडित की बिटिया को शगुन देकर आ गए हैं। कहाँ रीना बहू लखनऊ जैसे शहर की लड़की और कहाँ ये, दोनों का कोई मेल होगा भला। देवरानी जेठानी में ही कोई बराबरी नहीं होगी। बड़बड़ाते हुए कल्याणी राजीव के कक्ष की ओर चल दी। पर यहां भी उनकी बड़बड़ का कोई फायदा नहीं था। राजीव बाबू मन्नू महात्मा बने किसी किताब में सर खपा रहे थे। उनके लिए उनके पिताजी आदर्श पुरुष थे। पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि। और कल्याणी को भी पता था कि यदि शुक्ला जी ने कोई निर्णय ले लिया है तो वो पत्थर की लकीर है, किसी भी प्रकार की हाँ ना उस निर्णय को बदल नहीं सकती। घर का माहौल तो थोड़ा गड़बड़ सा था। दो पक्ष में बंटा हुआ, जिसमें एक तरफ शुक्ला जी और दूसरी तरफ उनकी पत्नी और रीना। उनके दोनों आज्ञाकारी सपूत तो पिता के विरुद्ध मुंह या मोर्चा खोलने का कभी सोच ही नहीं सकते थे। रही मनीष और गौरी की बात, तो वो दोनों छोटे बच्चों की श्रेणी में आते थे। असली तनाव, शीत युद्ध तो शुक्ला जी और घर की नारी शक्ति के मध्य था। 3-4 दिन के बाद खाने की मेज पर धुल कर आई फोटो का बंडल रख दिया शुक्ला जी ने। छोटा मनीष और गौरी तो फोटो देखते ही उछलने लगे।
वाह पापा, क्या भाभी ढूंढ निकाली आपने, कितनी सुंदर हैं ये। पापा, इसमें से एक फोटो मैं स्कूल ले जाऊंगी, सबको दिखाऊंगी कि मेरी होने वाली भाभी कितनी सुंदर है। गौरी चहकने लगी। उन दोनों की बकबक सुनकर शुक्लाइन ने भी एक फोटो उठा ली और मन ही मन मुस्कुराई कि अरे वाह, ये तो सच में बड़ी प्यारी है। पर रीना बहू से नजरें नहीं मिला पा रही थी, और उनकी नजरों में वैसे भी सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। लड़कियों को खूब स्मार्ट और आकर्षक होना चाहिए। गांव देहात की लड़की, पता नहीं पहनने ओढ़ने उठने बैठने का शोर भी होगा या बस शक्ल ही अच्छी है। मेरे महिला मंडली में कहीं मेरी नाक ही न कट जाए। पर तस्वीर देखकर युद्ध के बादल छंटने लगे थे। भगवान की दया ही कह लो रीना, बहू भी बहुत प्यारी। बुरा तो उसे लगा था, पर बहुत ही सहजता से उसने ये स्वीकार कर लिया था, और परिवार की खुशी को सर्वोपरि मानकर वो भी वृंदा की फोटो देखना लगी। बाहर से तो खुशी दिखा ही रही थी, अंतर्मन का नहीं पता क्या चल रहा था। शायद यही सोच रही थी कि ठीक है, ये बहुत सुंदर है, पर मेरी बहन शैली इससे बहुत ज्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव है। पर इसमें सारी गलती माँ और शैली की है। 2 साल से कह रखा है कि बात कर लो, पापा को भेज दो मेरी ससुराल पापा जी मम्मी जी से बात करने। पर उन दोनों को तो राजीव घोंघा बसंत लगता था। अब जाओ, एक हीरा हाथ से निकल गया, मुझे क्या। इन्हीं सब उहापोह में चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर अगले महीने की तारीख निश्चित कर दी गई। जल्द ही यह खबर खुद ब खुद जा पहुंची रीना के मायके तक। अब तक राजीव के विवाह प्रस्ताव को अनदेखा करने वाली शैली को न जाने क्यों आज बड़ा ही दुख हो रहा था, पूरी मिर्च लगी थी। इतना अच्छा अमीर सीधा लड़का जो उसके हाथ से निकल गया था, काश उसने पहले ही हाँ कर दी होती। बहुत पछतावा सा हो रहा था। शादी में 15 दिन ही बचे थे कि उस दिन सुबह सुबह तिवारी जी आ पहुंचे, थोड़े चिंतित और बहुत घबराए हुए से, घबराए नहीं भ्रांत से थे। इस हाल में उन्हें देखकर शुक्ला परिवार भी थोड़ा चिंतित हो उठा था। फिर उन्होंने कहा कि शुक्ला जी से अकेले में बात करनी है, और शुक्ला जी उन्हें ले गए अपनी स्टडी में। फिर दोनों के बीच क्या बात हुई किसी को पता नहीं। शुक्ला जी ने वृंदा के पिता को न मालूम कौन सी पट्टी पढ़ाई थी कि आधे घंटे पहले जो उनके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी, एकदम बीमार से लग रहे थे, अब वो बिल्कुल निश्चिंत से थे, स्वस्थ, संतुष्ट। जाते जाते गौरी ने तिवारी जी के हाथ में एक लिफाफा रख दिया और बोली, ये हमारी भाभी के लिए, आप मत खोल लीजिएगा, मेरे भैया का फोटो और मेरी चिट्ठी है। और कोई दिन होता तो गौरी की इस वाचालता पर पापा से डांट खाने के आसार थे। पर आज शुक्ला जी को अपनी नटखट बिटिया पर बहुत प्यार आया, क्योंकि आज उसने उनके मन का काम बिना कहे जो कर दिया था। यही तो चाहते थे वो। पर कल्याणी और रीना से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और हो गई वृंदा और राजीव की शादी सकुशल संपन्न। आ गई घर में प्यारी बहू, बड़ी सुंदर जोड़ी, बिल्कुल सिया राम सी, भोली सरल और खूब हंसमुख सी वृंदा, और राजीव वृंदा के प्यार का, भोलेपन का, खूबसूरती का दीवाना। कुछ समय पहले का किताबी कीड़ा और अब बिल्कुल रोमियो बन चुका था। सीधा साधा भोला भंडारी अति मुखर अति वाचाल हो गया था। पूरे समय सुंदरी पत्नी को छेड़ता चिढ़ाता उसके पीछे पीछे घूमता रहता। ऐसा लगता मानो बरसों से जानता हो। परिवार का हर सदस्य राजीव में आए इस सुखद परिवर्तन को नोटिस कर रहा था। सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन शुक्ला जी ने सबको खाने की मेज पर इकट्ठा होने को बोला, और सबको सूचित किया कि वृंदा कल अपने मायके जा रही है। 10 दिनों के बाद वापस आकर अगले महीने की एक तारीख को आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता जाएगी, क्योंकि इसको शांति निकेतन में स्नातकोत्तर में प्रवेश मिल गया है। इसने विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास की है और अंग्रेजी भाषा में एमए करने जा रही है। और तब तक राजीव भी अपनी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करेगा। देख रहा हूं आजकल इनका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उस दिन पंडित जी यही बताने आए थे कि बिटिया आगे पढ़ना चाहती है और शांति निकेतन में पढ़ना उसका बचपन का सपना है। वो उस दिन शादी के लिए मना करने ही आए थे, पर मैंने उनसे वादा किया था कि आपने प्रवेश परीक्षा दिलाई, यही बहुत बड़ी बात है। और हमारी बेटी ने वो प्रवेश परीक्षा पास की, वो उससे भी बड़ी बात है। अब वृंदा की आगे की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी है। वो जितना, जब तक और जहां पढ़ना चाहे मैं उसका साथ दूंगा। अगले दिन वृंदा अपने पिता के साथ मायके चली गई थी। उस रात फिर शुक्ला जी ने सबको खाने की मेज पर इकट्ठा होने को कहा। जब सब आ गए तो जेब से 2 पर्चे निकालते हुए उन्होंने कल्याणी और रीना की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि जिसने भी ये चिट्ठी वृंदा को लिखी थी, उसको अंग्रेजी व्याकरण का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है।
क्या आप लोग उसकी परीक्षा लेना चाहते थे? अगर किसी भाषा पर आपको पूरा कमांड न हो तो कृपया अपनी मातृभाषा में पत्र लिखना चाहिए। शादी के पहले उस दिन जब पंडित जी घबराए हुए से आए थे तो पहले उन्होंने ये चिट्ठी मुझे दी थी। तब से ये संभाल कर रखी थी मैंने, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतनी गलत भाषा का प्रयोग मेरे घर में कौन करता है और इस प्रकार की नकारात्मक चिट्ठी लिखने का क्या मतलब था। क्या आप लोग शादी से पहला सी वृंदा को डराना चाहते थे? क्या कोई फायदा हुआ? आप सबको तो पता ही है कि मैं यदि कोई काम ठान लेता हूं तो वह पूरा करके ही मानता हूं। वो तो भला हो वृंदा के पिता का कि जो ये खत सीधे मेरे हाथों में ला कर दिया। यदि यह वृंदा पढ़ लेती तो आप सबकी क्या छवि रह जाती उसके मन में। आप सब मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैंने ये बात आप सबको क्यों नहीं बताई। तो वो इसीलिए कि मैं वृंदा को इस घर की बहू मान चुका था और मैं नहीं चाहता था कि बहू के इस घर में प्रवेश से पहले किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो। और शुक्लाइन, आपको ऐसा लग रहा था ना कि वृंदा गांव देहात की कोई आम सी लड़की है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि बड़े शहर में रहने, अमीर, स्मार्ट और 4 वाक्य अंग्रेजी के बोल लेने भर से ही कोई प्रतिभावान नहीं होता है। प्रतिभा तो कहीं भी हो, छुप कर नहीं रह सकती है, अपना रास्ता खोज ही लेती है। और फिर इसका तो नाम ही वृंदा है, गुणों की खान। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें, अपना सुझाव दें। धन्यवाद।